स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल निधि एकेडमी पर। चलिए आज हम लोग अगला टेस्ट पेपर करेंगे। जो बुक्स है ये आप ले सकते हैं, शब्दावली की बुक्स आप ले सकते हैं, या आपको अमेजोन और फ्लिपकार्ट पर मिल जाएगा। ठीक है, एक नई बुक और आई है हमारी, जो बुक आई है यूपीएसआई और कांस्टेबल के लिए। ये बुक अगर आपको लेनी है, अभी ये ऑनलाइन नहीं आई है, ये आपको ऑफिस से ही मिलेगी। इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं इस बुक को लेने के लिए। ठीक है, ये यूपीएसआई के लिए और कांस्टेबल के लिए स्पेशल बुक है, तो आप यहाँ पे ऑर्डर कर सकते हैं, या गूगल प्ले स्टोर पे जाके आप इसे बुक कर सकते हैं। ठीक है, आपके पास अभी यहाँ पर दो ही तरीके हैं। जब ऑनलाइन आ जाएगी तो मैं आपको बता दूंगी। तो ऑनलाइन में जो बुक है वो अब नहीं है, वो पुरानी हो चुकी है। मैंने ये नया अपडेट दिया है आपको, तो नई अपडेट वाली बुक आप लीजिएगा आपके बाद। ठीक है, जिन छात्रों ने पुरानी ले रखी है तो उन्हें नई लेने की आवश्यकता नहीं है, वो पुरानी से ही पढ़ सकते हैं। ठीक, चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं। आज हमें अभ्यास प्रश्न पत्र 4 देखना है। ठीक है, अभ्यास प्रश्न पत्र 4। तो जिस तरह से हम जानते हैं कि 15 क्वेश्चन हम इसमें करने वाले हैं, हमेशा की तरह 2 हमारे गद्यांश होंगे और 5 हमारे व्याकरण से प्रश्न होंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं पहला गद्यांश और हम उसे समझने की कोशिश करते हैं। गद्यांश हमारा दिया है पहला और 5, पहले से लेके यानी 1 से लेके 5 तक के जो प्रश्न हैं वो हमारे इस गद्यांश में हमें करने हैं। तो चलिए गद्यांश पढ़ते हैं, समझने की कोशिश करेंगे। भारत जैसे देश के लिए सहकारिता की पद्धति को अपनाना विशेष रूप से आवश्यक है। इसका कारण यह है कि भारत में छोटे छोटे किसानों तथा व्यापारियों की संख्या ही अधिक है। ये लोग निर्धनता तथा व्यवस्था के चक्र में बुरी तरह से फंसे हुए हैं। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, ये पॉइंट कह रहा है कि भारत जैसे देश जो हैं, यानी जो विकासशील देश हैं, उनको सहकारिता की जो पद्धति है उसको अपनाना चाहिए। सहकारिता की मतलब क्या होता है? आपस में एक दूसरे को सहयोग करना। और इसमें कहा है कि किसान और व्यापारी, तो किसान और व्यापारी दोनों अगर आपस में एक दूसरे से सहकारिता के साथ काम करें तो फिर दोनों का ही विकास होता है। ठीक है, वही बात यहाँ पे समझाई गई है। सहकारिता ही इनकी शक्तियों को एक सूत्र में पिरोकर उनका उद्धार कर सकती है। कृषि के क्षेत्र में तो सहकारिता की पद्धति विशेष रूप से उपयोगी है, यानी कृषि के क्षेत्र में। ठीक है, आगे कहता है इसकी सहायता से खेतों को बड़ा किया जा सकता है तथा क्रय विक्रय का समुचित प्रबंध हो सकता है। मतलब सहकारिता से हम खेतों को, जो छोटे छोटे खेत हैं, उनको बड़ा कर सकते हैं, मिलाकर एक दूसरे का सहयोग देकर। ठीक है, और अपने जो क्रय विक्रय है उसको बढ़ा सकते हैं। गृह उद्योगों के विकास के लिए भी सहकारिता की पद्धति बहुत लाभकारी है। यानी जो घर के उद्देश्य हैं उनकी बात की गई है कि जो घर का जो हम उद्देश्य रखते हैं गृह कार्यों का, उसमें भी हम क्या करेंगे, सहकारी पद्धति उन सारी चीजों के लिए भी बहुत लाभकारी होती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं, जैसे बैंक, व्यापार तथा यातायात के क्षेत्र में भी सहकारिता के आधार पर संगठन किया जा सकता है। मतलब जो बैंक वाली चीजें हैं उनमें भी हम सहकारिता को ही आधार बनाकर हम उनको संगठित कर सकते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ देख रहे हैं कि हर एक पॉइंट पर कह रहा है, चाहे वो कृषक हों यानी हमारे किसान हों, चाहे वो हमारे व्यापारी हों, चाहे वो घर के जो घरेलू उद्योग होते हैं छोटे, उनकी बात कर रहे हैं, चाहे हम यातायात के क्षेत्र में उस चीज़ को देखें, चाहे हम उसको बैंकिंग क्षेत्र में देखें, हर क्षेत्र में जो है सहकारिता की उपयोगिता दिखाई गई है। सहकारिता के सिद्धांतों की इन विशिष्टताओं को दृष्टि में रखकर ही हमारी पंचवर्षीय योजनाओं में सहकारिता को बहुत ऊंचा स्थान दिया गया है। मतलब जो हमारी जो सरकार है वो पंचवर्षीय योजना जो बनाती है उनमें भी ये सहकारिता को ध्यान में रखकर उन्हें बनाती है। योजना आयोग का यह विचार है कि अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में सहकारिता का अधिकाधिक उपयोग किया जाना चाहिए। मतलब योजना आयोग कहता है कि जो सहकारिता है उसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग किया जाए हर क्षेत्र में।
तो हमने यहाँ पे देखा इस गद्यांश के अंदर कि सहकारिता के बारे में बात हुई है। अब हम उससे संबंधित प्रश्न देखेंगे। तो पहला प्रश्न आपके सामने यहाँ पर दिया है कि सहकारिता का अर्थ है। क्या अर्थ है, आपने क्या जाना? सहकारिता का मतलब क्या होता है कि सहानुभूति पूर्वक कार्य करना, अपनी प्रगति के लिए कार्य करना, या मिलजुल कर कार्य करना, या दूसरों के लिए कार्य करना। तो मैंने आपको बताया ही कि सहकारिता का मतलब क्या होता है, आपस में मिलजुल कर कार्य करना ही क्या कहलाता है, सहकारिता कहलाता है। तो ये तो बहुत आसान है, आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। तो इसका जो उत्तर है वो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला देखते हैं, आगे हम देखेंगे अगला हमारा क्या आता है। नंबर 2, सहकारिता का मुख्य उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है सहकारिता का? धन का समान वितरण करना, पंचवर्षीय योजनाओं को सफल बनाना, या निर्धनों की शक्तियों को एकजुट करना, या छोटे कृषकों और व्यापारियों के आर्थिक स्तर को उठाना। यानी हम यहाँ पे देखते हैं कि जो ये सहकारिता है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। तो हमने देखा ही, जो गद्यांश है उसने हमें बताया कि छोटे कृषकों और व्यापारियों को आर्थिक स्तर पर उठाना, ये हमारा इसका सहकारिता का उद्देश्य है। ठीक है, तो यहाँ हमें इसका उत्तर मिल गया। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं, प्रश्न संख्या 3। सहकारिता निर्धन किसानों का उद्धार कर सकती है। सहकारिता निर्धन किसानों का उद्धार कर सकती है। किस तरह से? उनकी शक्तियों से अवगत होकर, उनकी वास्तविक दशा का परिचय देकर, उन्हें एक सूत्र में पिरोकर तथा उनका आर्थिक स्तर विकसित करके, या उन्हें कृषि संबंधी सुविधाएं दिलाकर। तो आपको पता है सहकारिता का तो एक ही उद्देश्य है, सब लोगों को क्या करना है, एक जगह एकत्रित करना है। अब कहा है सहकारिता निर्धन किसानों का उद्धार कर सकती है। कैसे उद्धार कर सकती है? अगर सबको एक सूत्र में पिरो दिया जाए एक साथ और एक दूसरे की सब लोग मदद करें तो उद्धार सबका हो सकता है। ठीक है, तो वही यहाँ पर जो हमारा उत्तर है वो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ये बहुत ही सरल है, आसानी से आप इसे कर लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सी। बात समझ में आ गया आपको? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, नंबर 4 प्रश्न हमारा कहता है, योजना आयोग के अनुसार सहकारिता का अधिकाधिक उपयोग किया जाना चाहिए। यानी योजना आयोग के अनुसार सहकारिता का क्या अधिक से अधिक उपयोग किया जाना चाहिए। उसने बोला है कृषकों की दशा सुधारने में, या अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में, या विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में, या योजना के विभिन्न क्षेत्रों में। तो देखो आपने जब पैराग्राफ देखा तो पैराग्राफ की अंतिम पंक्तियां ही हमको बताती हैं कि योजना आयोग ने किसमें उपयोग किया है सहकारिता को, किसके लिए कहा है, अर्थव्यवस्था के लिए। ठीक है, तो अर्थव्यवस्था के विविध क्षेत्रों में हम सहकारिता को प्रयोग कर सकते हैं। यानी अर्थव्यवस्था के विभिन्न, अब हमें एक एक दो दो अलग लिखने की जरूरत नहीं है, अर्थव्यवस्था के जितने भी क्षेत्र हो सकते हैं हर क्षेत्र की बात यहाँ पे कही गई है। ठीक है, योजना आयोग के द्वारा। चलो तो ये बात समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं, अगला नेक्स्ट नंबर 5, प्रस्तुत अवतरण का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक है। सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? देखो 4 ऑप्शन दिए हैं, सहकारिता और कृषक, सहकारिता से लाभ, सहकारिता और योजना आयोग, और सहकारिता और गृह उद्योग। ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको बताया जब भी आप शीर्षक लें तो क्रॉस विधि अपनाएं। जब शीर्षक बताना होता है तो आप देखेंगे आपने पूरा पैराग्राफ पढ़ा और पैराग्राफ पढ़ने के बाद आपने देखा कि सहकारिता तो है ही एक जगह। ठीक है, तो सहकारिता हमने देख लिया। अब हम बात करेंगे तो हर पंक्ति में उसने कृषक की बात नहीं कही तो ये वाला नहीं होगा। ठीक है, हर पंक्ति में उसने गृह उद्योग के बारे में भी नहीं बोला और हर पंक्ति में उसने योजना आयोग के बारे में भी नहीं बोला, तो ये कट गया यहाँ पे। अब हमें मिल गया बिल्कुल सटीक उत्तर, सहकारिता से लाभ। यानी हर विषय में, हर जितने भी हमारे अर्थव्यवस्था के जितने भी क्षेत्र हैं, हर विषय के अंदर हमने सहकारिता के लाभ को दिखाया है इसमें। तो इस तरह से हमें पता चल जाता है, यहाँ पे हमें बात समझ में आ गई। ठीक है, चलो आप लोगों को समझ में आया, चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो अगला गद्यांश है, इसे फिर से ध्यानपूर्वक पढ़ के हम देखेंगे कि क्या हमारा आगे प्रश्न कह रहा है। गद्यांश कहता है, कवि सृष्टि में सौंदर्य का मर्मज्ञ है,
वह एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा सृष्टि का सौंदर्य देखा जा सकता है। पंक्ति कहती है कि जो कवि होता है, कवि सृष्टि का यानी इस दुनिया का मर्मज्ञ है। मतलब मर्मज्ञ का मतलब होता है किसी के मर्म को जानने वाला, मतलब अंदर की चीजों को जानने वाला, ठीक है। तो वह एक ऐसा माध्यम है जिससे हम सृष्टि के सौंदर्य को देख पाते हैं, क्योंकि कवि अपनी कविताओं में क्या करता है, सृष्टि का वर्णन करता है, सृष्टि की बहुत सारी बातों का वर्णन करता है, तो हम उसके माध्यम से क्या कर पाते हैं, देख पाते हैं। आगे कह रहा है कि कवि सौंदर्य का उपभोग करता है और जब उन्मत्त हो जाता है तब उसके प्रलाप रूप में उसकी उन्मत्तता का कुछ प्रसाद सहृदयों को मिल जाता है। कहने का मतलब है कि जो कवि है वो क्या करता है, सौंदर्य का उपभोग करता है। सबसे पहले तो कवि उसमें सौंदर्य देखता है, फिर उसके बाद उस सौंदर्य में वो क्या होता है, उन्मत्त हो जाता है। मतलब कहते हैं उसमें डूब जाना, उन्मत्त का मतलब पूरी तरह से उसमें डूब जाना। और जब वो डूब जाता है तो उसके बाद प्रलाप रूप, प्रलाप रूप का मतलब है कि वो क्या करता है, उसका गुणगान करना शुरू कर देता है, उसके बारे में बखान करना शुरू कर देता है। और जैसे ही उसके बारे में बखान करना शुरू कर देता है तो वो ही चीज उसके लेखन में उतरती है, ठीक है। उसी को क्या करता है, वो कविता के रूप में रचता है या लेख के रूप में लिखता है, ठीक है। तो जब उसके लेखन में वो चीज उतरती है तो सहृदयों को मिल जाती है। सहृदय का मतलब यहाँ पे आ गया आम जन को, ठीक है। तो जो आम जन जो कविताएं पसंद करते हैं तो उनको उसका जो जो कवि ने देखा उस नजरिए से वो भी उस चीज का स्वाद ले पाते हैं, ठीक है। आगे कह रहे हैं कि कवि का यह प्रलाप ही काव्य कहलाता है। यानी अब कवि ने जो बात कही है वही क्या होता है, काव्य कहलाता है। आगे दिया है तत्ववेत्ता और कवि में अंतर है। तत्ववेत्ता यानी एक तो कवि जो इस दुनिया की सृष्टि के अच्छे से कहते हैं उसके अंदर की हर चीज को देखता है, और तत्ववेत्ता जो तथ्यों पर आधारित बातें करते हैं उनकी। तो तत्ववेत्ता मस्तिष्क का निवासी है और कवि हृदय का। तो यहाँ पे कहा है तत्ववेत्ता मस्तिष्क का मतलब वो दिमाग से सोचता है, उसके पीछे के लॉजिक को खोजता है, लेकिन जो कवि है वो हृदय से जो उसने महसूस किया उसी को उसके बारे में वो वर्णित कर रहा है, ठीक है। तो दोनों का स्तर अलग अलग है, दोनों में क्या अंतर है ये भी बताया यहाँ पर। हृदय त्रिगुणात्मक सृष्टि का केंद्र है। तो देखो इस पंक्ति का मतलब क्या है, हृदय त्रिगुणात्मक सृष्टि का। त्रिगुण, त्रिगुण जानते हैं, तीन गुण कौन से, तीन गुण होते हैं हमारे जैसे सत, रज और तम, ठीक है। इनकी बात हो रही है, सत रज तम, ये तीन गुण होते हैं। तो तीन गुण हमारे हृदय में क्या होते हैं, हमेशा होते हैं, ठीक है। तभी कहा है ना कि हृदय तो त्रिगुणात्मक सृष्टि का केंद्र है। तीन गुणों का केंद्र कौन है, वो हृदय ही है, ठीक है। उसी केंद्र में स्थित होकर कवि सृष्टि का निरीक्षण करता है। मतलब जो कवि है अब इन्हीं गुणों के माध्यम से वो क्या करता है, सृष्टि को देखता है, सृष्टि का निरीक्षण करता है। अब जो उसको समझ में आता है वो लिखता है, ठीक है। हृदय मनुष्य मात्र के हैं, पर कुछ तो हृदय के मर्म को समझते ही नहीं। कुछ समझते तो हैं पर उनकी वाणी में इतनी शक्ति नहीं होती कि वे उसे प्रकट कर सकें। तो यहाँ पे कहा है कि देखो आमजन जो होता है वो इस सृष्टि को देखता है, ऐसा नहीं है। तो आमजन भी देखता है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो देख पाते हैं पर उसे व्यक्त नहीं कर पाते। तो वो महसूस तो करते हैं लेकिन वो लिख नहीं सकते, ठीक है। कुछ ऐसे होते हैं उन्हें कुछ महसूस ही नहीं होता, उन्हें पता ही नहीं चलता कि क्या है दुनिया या क्या सृष्टि में है, ठीक है। लेकिन जो कवि है, कवि हृदय की बातें समझता भी है और उसे कह भी सकता है। मतलब वो उन बातों को महसूस भी करता है, समझ भी पाता है और कह भी पाता है। साधारण जन और कवि में यही अंतर है। तो यहाँ जो ये हमारा लेख है, इस लेख में लेखक ये बताना चाहता है कि कवि और आम जन में क्या अंतर है, कवि क्या करता है, किस तरह की चीजों को देखता है, और तत्ववेत्ता और कवि में क्या अंतर है ये बताया है यहाँ पर। तो ये हमने पैराग्राफ पढ़ा। अब हम इसमें इससे संबंधित हमारे जो कुछ प्रश्न हैं हम उनको करेंगे, ठीक है। चलो तो पहला प्रश्न हम देखेंगे, प्रश्न संख्या 6 हमारा दिया है, कवि की रचना एक प्रकार का प्रलाप ही होती है। एक प्रकार का प्रलाप ही होती है क्योंकि कविता में तर्काधारित चिंतन के स्थान पर कल्पना को वरीयता मिलती है।
या क्योंकि कवि विक्षिप्त प्राणी होता है और कविता उसके तार्किक अतार्किक बिंबों का चित्रण है, या क्योंकि कविता कवि की सौंदर्य अनुभूति का सहज उच्छलन होती है, या क्योंकि कविता में तथ्यों को नहीं भावनाओं को अधिक महत्व दिया जाता है। अब ABCD इनमें से आपको चुनना है। तो देखो प्रश्न क्या कह रहा है, कवि की रचना एक प्रकार का प्रलाप ही होती है। प्रलाप ही होती है, क्यों होती है? तो हमने जब पंक्ति पढ़ी तो उसमें बताया कि कवि क्या करता है, पहले रूप सौंदर्य में खो जाता है, रूप सौंदर्य में खो जाने के बाद फिर वो प्रलाप करता है और प्रलाप में उस रूप सौंदर्य का क्या करता है, वर्णन करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि आगे दिया है कि एक प्रकार का प्रलाप ही होती है क्योंकि कविता कवि की सौंदर्य अनुभूति का सहज उच्छलन है। मतलब जो उसने जो अनुभूति की है प्रकृति के सौंदर्य की, उसका वो क्या है, उच्छलन है। ठीक है, तो वो जो वो निकाल रहा है अपने मन से, जो बता रहा है वही है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, वो सी हो जाएगा। चलिए, ये बात हमें समझ में आई। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, रेखांकित पंक्ति से लेखक का अभिप्राय क्या है? अब आपको रेखांकित पंक्ति तो पता ही है, कौन सी थी एक बार मैं चलो दिखा देती हूँ। रेखांकित पंक्ति थी हमारी ये, ठीक है, यहाँ पर। ठीक है, ये वाली पंक्ति हमारी रेखांकित है। क्या है? हृदय त्रिगुणात्मक सृष्टि का केंद्र है। ठीक है, हृदय क्या है? त्रिगुणात्मक सृष्टि का केंद्र है। तो ये हमारी रेखांकित पंक्ति थी। अब हम प्रश्न करते हैं, तो रेखांकित पंक्ति से लेखक का अभिप्राय क्या है, ये बताना है आपको। त्रिगुणात्मक सृष्टि में कवि के लिए हृदय ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, ये, या त्रिगुणात्मक सृष्टि में अधिकांश जन हृदय को मस्तिष्क पर वरीयता देते हैं, या दैहिक दैविक और भौतिक तीनों गुण हृदय में ही वास करते हैं, ये, या सत रज और तम तीनों गुण का वास हृदय में ही होता है। तो मैंने आपको बताया ना कि त्रिगुणात्मक जो यहाँ पे बात कही गई है उसका मतलब क्या है, मनुष्य के अंदर उपस्थित 3 गुण। और मनुष्य के अंदर कौन कौन से 3 गुण होते हैं? सत रज और तम। तो इसलिए उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ये तो बहुत आसानी से आपने समझ लिया होगा, वैसे भी मैंने भी व्याख्या कर दी थी। बात समझ में आ गई? चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न संख्या 8, सहृदय कवि के माध्यम से सौंदर्य का आस्वादन इसलिए कर पाता है क्योंकि सहृदय मतलब ये मनुष्य के लिए आया था ना, आमजन के लिए, कि सहृदय कवि के माध्यम से। तो ये कहा है कि जो आमजन है वो कवि के माध्यम से सौंदर्य का आस्वादन इसलिए कर पाता है। किस लिए कर पाता है? क्योंकि, आगे क्योंकि कह रहा है। ठीक है, तो आप देखना है, कवि सौंदर्य का निरीक्षण और पर्यवेक्षण करता है, या प्रलाप रूप में कवि सौंदर्य का वास्तविक अंकन कर जाता है, या सी, कवि स्वयं सौंदर्य का मर्मज्ञ होता है, या कवि सौंदर्य अनुभूति की साहित्यिक अभिव्यक्ति करता है। तो हम देखेंगे, जब जहां हमने ये पंक्ति पढ़ी है उस पंक्ति ने हमको क्या बताया है, उस पंक्ति ने, गद्यांश की पंक्ति ने हमको ये बताया है कि सहृदय कवि के माध्यम से सौंदर्य का आस्वाद इसलिए कर पाता है क्योंकि कवि जब उस सौंदर्य में गुम हो जाता है, मतलब उसमें पूरी तरह से डूब जाता है, तब वो प्रलाप करता है, और प्रलाप स्वरूप वो क्या करता है? वर्णन करता है, और उस वर्णन से ही जो और आमजन है वो उसका स्वाद लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो बी ऑप्शन हमारा दे रहा है कि प्रलाप रूप में कवि सौंदर्य का वास्तविक अंकन कर जाता है, तो इसीलिए जो सहृदय है वो उसका आस्वाद कर पाता है। ठीक है, क्योंकि वो उसका वास्तविक वर्णन कर देता है जो उसे महसूस हो रहा है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, बात समझ में आ गई? चलो आगे बढ़ते हैं। अब इस तरह से नेक्स्ट, चलो आप सही कर रहे हो, आगे बढ़ो। नंबर 9 की बात करेंगे। तत्ववेत्ता और कवि में मुख्य अंतर यह है कि तत्ववेत्ता ब्रह्म विषयक चिंतन करता है, कवि स्वयं ब्रह्म होता है, या
तत्ववेता दर्शन की बात करता है, कवि उसे वास्तविक रूप देता है, या अलौकिक आनंद तक पहुंचाता है और कवि लौकिक आनंद की सृष्टि करता है, या तत्ववेता चिंतन को अधिक महत्व देता है और कवि भावना को। तो देखो, आपने पंक्ति पढ़ी होगी तो आपको खुद ही समझ में आ जाता है कौन सा। देखो मैं आपको दिखाती हूँ पंक्ति। जैसे हमने पैराग्राफ देखा, पैराग्राफ में देखो इसमें है, जैसे कहा है तत्ववेता मस्तिष्क का निवासी है और कवि हृदय का। ठीक है, तो मस्तिष्क का निवासी का मतलब क्या हो गया? चिंतन करना। मस्तिष्क से हम क्या करते हैं? चिंतन करते हैं। और हृदय से किसी भी चीज को हम महसूस करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे अब वही बात कही है कि तत्ववेता क्या है? चिंतन को अधिक महत्व देता है। तत्ववेता क्या करता है? चिंतन को अधिक महत्व देता है। और जो कवि है वो क्या करता है? वो भावना को। ठीक है, हृदय में भावना कहाँ आती है? हृदय में आती है। तो इसलिए जो हमारा उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आसानी से कर लिया होगा आपने, इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि जो आपको न समझ में आए। बात समझ में आ गई? चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 10। कवि साधारण जन से इस अर्थ में भिन्न है कि वह, कवि साधारण जन से किस अर्थ में भिन्न है? कि वह हृदय का मर्म समझ सकता है, साधारण जन ऐसा नहीं कर सकता। दूसरा, समाज का मन मस्तिष्क होता है, साधारण जन उसके निरीक्षण का विषय होते हैं। तीसरा, मनोभाव को शाब्दिक अभिव्यक्ति देता है, साधारण जन के लिए यह संभव नहीं है। चौथा, रचना करता है और साधारण जन उसका श्रोता होता है। तो देखो यहाँ पे कहा है कि कवि साधारण जन से इस अर्थ में भिन्न होता है कि वह क्या होगा? हृदय का मर्म समझता है, साधारण जन ऐसा नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये भी हम कह सकते हैं। समाज का मन मस्तिष्क होता है, साधारण जन उसके निरीक्षण का विषय होता है। ठीक है, इसमें ये भी हो सकता है। अब इसमें जो चार ऑप्शन है ना, चारों के चारों हो सकते हैं, लेकिन हमें निकालना है बेस्ट से बेस्ट। ठीक है, तो हमने कहा है कि कवि साधारण जन से इस अर्थ में भिन्न होता है कि वह। अब हम देखेंगे कि ऐसा जरूरी नहीं होगा कि साधारण जन किसी के हृदय का मर्म न समझ पाए, लेकिन ऐसा हो जाता है कि जो साधारण जन होता है वो हृदय का मर्म तो समझ पाता है लेकिन उसको लिख नहीं पाता। तो इसलिए हम इसको क्रॉस कर देंगे इस केस में। ठीक है, फिर समाज का मन मस्तिष्क होता है, साधारण जन उसके निरीक्षण का विषय होते हैं। तो हमें कहेंगे कि वह मतलब कवि समाज का मन मस्तिष्क, तो मन मस्तिष्क नहीं, हम हृदय कह सकते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर इसको हम काट देंगे। इसके बाद बात करेंगे, मनोभाव को शाब्दिक अभिव्यक्ति देता है। ये हम देखते हैं कि जो मन है उसको क्या करता है? शब्दों में पिरो देता है। मतलब मन में जो हमने महसूस किया है, मन में आने वाले जो भाव हैं उनको क्या करता है? शब्दों में पिरो देता है, और साधारण जन के लिए यह संभव नहीं है। अब यही बात कही है कि साधारण जन महसूस तो कर पाता है लेकिन उसके अंदर ये संभव नहीं होता कि वो जो उसने महसूस किया है उसको शब्द दे सके। रचना करता है और साधारण जन उसका श्रोता होता है। तो पैराग्राफ में इस बात के लिए कोई बात नहीं कही गई है, तो इसलिए कट जाएगा। आंसर जो हमें मिल रहा है वो हो जाएगा तीसरा। ठीक है, दोनों सारे जो पॉइंट हैं सब समझ में आ रहे हैं कि हाँ ये भी है ये भी है, लेकिन हमें इन चारों में से बेस्ट देखना है। ठीक है, क्रॉस करके कि ये वाली चीज इतनी नहीं गई है, उसके लिए आपको पैराग्राफ को 2 बार पढ़ना पड़ सकता है। समझ गए? चलो आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, ये व्याकरण से संबंधित प्रश्न है हमारा। जिसके पास घर न हो, आपको बताना है ए ग्रही, बी अनिकेत, सी अभिषेक, या डी अकिंचन। तो देखो क्या होगा इसका उत्तर? आपने बिल्कुल सही बताया होगा, अनिकेत। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका? अनिकेत। क्यों? क्योंकि निकेत का मतलब होता है घर। ठीक है, निकेत का मतलब क्या होता है? निकेत का मतलब होता है घर। ठीक है, अकिंचन का मतलब हो जाएगा जिसके पास कुछ न हो, जिसके पास कुछ न हो, जिसके पास कुछ न हो। ठीक है, तो उत्तर हमारा क्या हो गया?
अनिकेत हो गया, ये हमारा उत्तर है, जिसके पास घर ना हो। समझ गए? चलो अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपका, ठीक है, समझ में आ गया? ओके, अगला प्रश्न देखते हैं नंबर 12। अंग अंग फूले न समाना, मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? अंग अंग फूले न समाना, जब हम किसी से कहते हैं अरे इसके तो अंग अंग फूले नहीं समा रहे, मतलब वो बहुत ज्यादा खुश है, क्या है, बहुत ज्यादा आनंदित हो रहा है। तो गुस्सा होना नहीं होगा, दुखी होना नहीं होगा, बहुत आनंदित होना यही तो होगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया? सी हो गया। बात समझ में आ गई? चलो आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट लेते हैं, प्रश्न संख्या 13। शुद्ध वाक्य का चयन करना है, ठीक है, शुद्ध वाक्य बताना। उसका शिमला जाना है, उसने शिमला जाना है, उससे शिमला जाना है, उसे शिमला जाना है। ये तो बहुत ही आसान है। उसका शिमला जाना है, कट जाएगा, उसने शिमला जाना है, कट जाएगा, उससे शिमला जाना है, कट जाएगा। आंसर क्या आ गया? डी, उसे शिमला जाना है। ठीक है, यही हो गया आपका आंसर। चलिए अगला प्रश्न आ रहा है, प्रश्न संख्या 14। विलोम का सही युग्म क्या होगा? सही युग्म बताना है आपको। ठंड और कूल, ठीक है, गीत बजनाना, कृष्ण का काला और उष्ण का शीत। ठीक है, क्या बताना है? विलोम बताना है। अब आपको ये बात पता है कि उष्ण मतलब गर्मी, शीत माने ठंडक, तो ये विलोम वाला युग्म सही बैठ रहा है। बाकी में तो कोई किसी का अर्थ है, कोई किसी का पर्यायवाची है, ठीक है, या जो बिल्कुल अलग है। तो ये उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? डी हो जाएगा। समझ में आ गया आप सभी लोगों को? चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 15। निम्नलिखित में से पर्यायवाची जोड़ी को स्पष्ट कीजिए। आपको बताना है जो पर्यायवाची है, ठीक है, क्या बताना है? जो पर्यायवाची है, जैसे पार्वती महेश्वरी, ठीक है, व्यावहारिक अव्यावहारिक, शेर शेरनी, लड़का लड़के। अब देखो, लड़का एक वचन और इसमें लड़के क्या हो गया? बहुवचन, तो ये एक वचन बहुवचन की जोड़ी है, ठीक है। अब ये शेर और शेरनी, ये लिंग के आधार पर क्या हो गया? विलोम की जोड़ी है। हम ये कह सकते हैं व्यावहारिक और अव्यावहारिक, ये क्या हो गया? विलोम की जोड़ी है। अब इसने पूछा है पर्यायवाची की जोड़ी आपको बतानी है, पार्वती और महेश्वरी। तो पार्वती का पर्यायवाची क्या होता है? महेश्वरी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया? हमें जो आंसर मिल गया वो ए मिल गया। इसमें 15 का आंसर क्या हो गया? ए। ठीक है, तो इस तरह से हमें पता चल जाता है। तो ये हमने प्रश्न किए यहाँ पर, तो उम्मीद करती हूँ आप सभी लोगों ने सही आंसर दिया होगा। ठीक है, तो आपके कुल कितने अंक हुए, यानी कितना प्रश्न सही किया आपने, ये मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ठीक है, और सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही करते हैं और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।